लीजिए सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को, यानी कि एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विभागों का बंटवारा होने के बाद मोदी सरकार 3.0 आज से फुल एक्शन में आ जाएगी। आज सभी मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभालने से पहले शहीदों को नमन किया। विदेश मंत्री के रूप में फिर से नियुक्त डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमने G20 की अध्यक्षता की, हमने वैक्सीन मैत्री आपूर्ति सहित कोविड की चुनौतियों का सामना किया। हम ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का केंद्र भी रहे। डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह मंत्रालय बहुत ही जन केंद्रित मंत्रालय बन गया है। आप इसे हमारी बेहतर पासपोर्ट सेवाओं, विदेशों में भारतीयों को दिए जाने वाले सामुदायिक कल्याण कोष समर्थन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है। इसमें रेलवे एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। आपको बता दें कि 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान पहली बार सांसद चुने गए हैं। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया। भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से प्रधानमंत्री मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मंत्रालय द्वारा कई अहम काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में ग्रीन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर आज अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की बात भी कही। केंद्रीय कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने आज अपना पदभार संभाल लिया। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करता है। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज विद्युत मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालने के लिए वे नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं। सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सुरेश गोपी ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ नया है, ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे निश्चित रूप से उन संभावनाओं पर गौर करना होगा जिन पर प्रधानमंत्री मुझसे आशा कर रहे हैं।
जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम है, ऐसे में मेरे लिए जिम्मेदारी अहम हो जाती है। वहीं किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। प्रतापराव गणपतराव जाधव ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने आज अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दी। कल नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में तेनाली विधायक नांदेदला मनोहर ने पवन कल्याण को जनसेना विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने निवर्तमान सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऊंडी से विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने, हत्या के प्रयास, हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। ओडिशा में करीब 2.5 दशक बाद सरकार बदली है। अब यहाँ बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होने वाला है। चुनाव नतीजों की बात कर ली जाए तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया है और 147 में से 78 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी 51 सीटों पर सिमट कर रह गई। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची की एक अदालत ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। रांची में आलमगीर के परिसरों से छापेमारी में 35 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। उनके निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर पर बुलाया। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में पेपर लीक होने और मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के आधार पर 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द करने की जगह उसकी जगह अब नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि अब से ठीक 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने का एक शाश्वत प्रथा है। पीएम ने कहा कि योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग।
डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कटोचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग को घर घर लोकप्रिय करने के लिए कई नए कंपटीशन शुरू किए गए हैं। लोग अपने परिवार के साथ योगा करते हुए 2 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय योग संघ, पर्यटन मंत्रालय और महात्मा गांधी योग संस्थान ने योग कार्यक्रम आयोजित किया। तमिलनाडु के थेपाकुलम के पास आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 300 वयस्क और बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में योग अभ्यास के अलावा प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों जैसे कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने के प्रभावी तरीकों को बताया गया। पर्यटन विभाग ने प्रतिभागियों के उपयोग के लिए योग मैट, टी-शर्ट और टोपी प्रदान की। जयपुर के राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में योग पद्धति से लोगों का इलाज किया जाता है। केंद्र के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सारण ने बताया कि योग के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समीप आ रहा है, देश ही नहीं दुनिया में भी इसकी तैयारियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में आइसलैंड में स्थित भारतीय दूतावास ने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत कर दी है। एक्सप्रेस 100 में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। कई जगहों पर होने वाले योग कार्यक्रमों का उद्देश्य योग को आर्कटिक के करीब लाना है। इसमें शामिल हुए लोगों को आर्कटिक की खूबसूरती के बीच योग और ध्यान का अनुभव करवाया गया। उत्तरी आइसलैंड की राजधानी उकुरेरी में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेक्जाविक में आगामी 17 जून को भव्य योग कार्यक्रम भी मनाया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग जल संकट से परेशान हैं। चाणक्यपुरी में लंबी कतारों में लोग टैंकरों से पानी भरते हुए दिखे। देश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। कहीं मानसून के पहुंच जाने से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया है। वहीं उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इसी गर्मी से अछूती नहीं है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी तालुका में डायपर निर्माण फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल कर्मी इस भीषण आग को बुझाने में जुटे हुए नजर आए। अयोध्या की हनुमानगढ़ी में आज भक्त भारी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। दरअसल ज्येष्ठ महीने में हर एक मंगलवार को विशेष तौर पर बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स बढ़त जबकि निफ्टी गिरावट के साथ खुले। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स और निफ्टी। सेबी ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए नामांकन का विकल्प न देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने का नियम खत्म किया। बाजार नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या RTA द्वारा नामांकन का विकल्प न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा।
नैस्डैक पर लिस्टेड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग 1.3 अरब डॉलर में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बैल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार किया है। भारत कॉग्निजेंट का सबसे बड़ा कर्मचारी आधार है। इसका कुल 3,44,400 कर्मचारियों में से लगभग 2.5 लाख कर्मचारी भारत में हैं। इस अधिग्रहण से कॉग्निजेंट के ER&D क्षमताओं को काफी विस्तार होने की उम्मीद है। IPO लाने की तैयारी कर रही फर्स्ट क्राई कंपनी ने सऊदी अरब में नए आधुनिक स्टोर और वेयरहाउस स्थापित करने की योजना बनाई। फर्स्ट क्राई ने विदेश में विस्तार योजनाओं के लिए 155.6 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें से 72.6 करोड़ रुपए सऊदी अरब में 12 नए आधुनिक स्टोरों की स्थापना पर इस्तेमाल किए जाएंगे। L&T ने दुनिया में हाईटेक निर्माण बाजार चीन में अपनी भागीदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। L&T ने वैश्विक फर्मों में अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को कुशल बनाने पर भी जोर दिया है। हाईटेक निर्माण सेगमेंट में L&T की मौजूदा ऑर्डर बुक का मूल्य 61 करोड़ डॉलर है, जिसका आधा हिस्सा निर्यात से जुड़ा है। L&T जहां निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं कंपनी यूरोप से कुछ आयात में कटौती करने पर भी विचार कर रही है। अमेरिका पिज्जा रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज भारत में अगले 5 से 6 साल में स्टोर की संख्या दोगुनी बढ़ाकर 4000 करेगी। डोमिनोज ने 1996 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और वह अब तक 2000 स्टोर लॉन्च कर चुकी है। भारत अब डोमिनोज के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5% की वृद्धि हुई है और इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रीमियम मई 2024 में 18.7% बढ़कर 16,690 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 14,056.3 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड चालू वित्त वर्ष 2025 में बॉन्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रहा है ताकि ऋण देने के कार्यों में मदद की जा सके। बाजार के माध्यम से जुटाई गई पूंजी में बॉन्ड और मुद्रा बाजार से जुड़ी योजनाएं आदि शामिल हैं और मार्च 2024 के अंत में नाबार्ड की कुल उधारी में इनकी लगभग 51.5% की हिस्सेदारी थी। प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन ने IT फर्म एम्फिसिस की 15.1% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेच दी है। PE दिग्गज ने 2.85 करोड़ शेयर 2,363 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचकर कुल 6,736 करोड़ रुपए जुटाए। खरीदारों में कोटक म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली और सोएसियाती जेनराली शामिल है। एम्फिसिस ने पहली बार 2016 में निवेश करने के बाद से ब्लैकस्टोन ने अपने निवेश की वैल्यू में 400% की बढ़ोतरी देखी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन होम लोन लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुछ नियमों का पालन न करने के चलते लगाया गया है। मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को लेकर जा रहा सैन्य विमान सोमवार से लापता है। विमान की तलाश जारी। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने कहा कि विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारियों का अब तक विमान से संपर्क नहीं हो सका है। राष्ट्रपति चकवेरा ने तलाशी अभियान का आदेश दे दिया है और बहामास की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में चल रहे संघर्ष पर विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार कर लिया है, वहीं हमास ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग के पक्ष में 14 वोट पड़े। प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और रूस ने इस वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। मध्य सोमालिया में 2 गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए हैं और 155 अन्य घायल हुए। सोमालिया की संघीय सरकार अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। अमेरिका के मियामी शहर में एक 4 मंजिला टेम्पल अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मियामी पुलिस के मुताबिक इमारत के अंदर एक व्यक्ति को गोली लगी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान का सामना कनाडा से होने वाला है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की नजर अपनी पहली जीत हासिल करने पर होगी। कनाडा की टीम को 2 मैचों में 1 में हार और 1 में जीत मिली है। पाकिस्तान टीम इस मैच में हर हाल में जीतकर सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। कल खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से हरा दिया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम ने जवाब में निर्धारित 20 ओवर में खेलकर 7 विकेट गंवाकर 109 रन ही बना सके और मैच हार गए। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की पहली हार है, वहीं दक्षिण अफ्रीका की यह तीसरी जीत है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ताजा जारी एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गए। सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती थी। इस जीत के बाद सुमित की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला है। भारत के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट के पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में गुलवीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए यह रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल एशियन गेम्स की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने रेस को पूरा करने में 13 मिनट 18.92 सेकंड का समय लिया। भारत की मिक्स्ड मार्शल आर्ट एथलीट पूजा तोमर ने इतिहास रच दिया है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में कोई फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहलवानों को सहायता प्रदान करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को अतिरिक्त सहायता के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। IOA और WFI पेरिस ओलंपिक से पहले पहलवानों की सहायता के लिए एक टीम बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञ, मेंटल कंडीशनिंग कोच और अन्य आवश्यक कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। सीरीज शो स्टॉपर के निर्माता और निर्देशक ने शो में काम कर रही एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिगांगना सूर्यवंशी पर आरोप है कि उन्होंने अक्षय कुमार के नाम पर फ्रॉड किया है और एक्ट्रेस नूर मालविका दास के आत्महत्या करने की खबर के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे एक्ट्रेस मौत से ठीक 18 दिन पहले सैलून में बैठकर अपने बाल मुंडवाती हुई दिख रही है। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी असीम मिश्रा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।